वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ वीक 10। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम ग्राफ्स का यूज़ करके रीचेबिलिटी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। रीचेबिलिटी क्वेश्चन मतलब कि क्या हम एक वर्टेक्स यू से लेकर दूसरे वर्टेक्स वी पे वाया अ पाथ पहुंच सकते हैं या नहीं। तो आज हम देखेंगे कि ग्राफ थ्योरी के थ्रू हम और कौन कौन से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं और ग्राफ थ्योरी के कुछ नए टर्म्स को भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ जो होता है वो दो सेट से मिलके बनता है। सबसे पहला होता है आपका सेट ऑफ वर्टाइसेस। इन्हें हम अगर हमें पिक्टोरियल रूप से डिनोट करना है तो हम नोट्स के थ्रू, डॉट्स के थ्रू या इस टाइप से V0 V1 इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है सेट ऑफ एजेस। तो सेट ऑफ एजेस जो होता है वो हमारा एक सबसेट होता है V क्रॉस V कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आप कोई भी सबसेट ले सकते हैं, वो आपका सेट ऑफ एजेस बन जाएगा। और ग्राफिकली जो एजेस होती है उससे अगर डायरेक्शन मेंशन है, डायरेक्शन ज़रूरी है, तो इसका मतलब अगर आपके ई में अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ई में, तो हम ए और बी के बीच में एक एरो के थ्रू इस एच को डिनोट करते हैं। अब अगर सिमेट्रिक पेयर भी बन रहा है, इसका मतलब बी कॉमा ए भी अगर ई में बिलोंग कर रहा है, तो अगर बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है ई में, तो इसी पेयर को हम, इसी एच को हम टू साइडेड एरो से डिनोट करते हैं। और अगर सारे वर्टाइसेस के बीच में ये केस हो रहा है, ये इसका मतलब सारे वर्टाइसेस आपस में सारे वर्टाइसेस अगर ए बी से रिलेटेड है और बी भी ए से रिलेटेड है, तो ऐसे इसमें हम इस जो एच है उसे हम एक सिंगल लाइन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं और वो जो ग्राफ बन जाता है वो हमारा इनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है, क्योंकि उसमें जो रिलेशन होता है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनता है। सिमेट्रिक मीन्स ए कॉमा बी का पार्ट है और बी कॉमा ए बी का पार्ट है। तो अगर आपका जो एज रिलेशन है वो अगर सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है तो वो आपका ग्राफ जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है ना। उसके बाद हमने पाथ्स देखा कि पाथ क्या होता है। तो पाथ जो होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस होता है बिटवीन एनी टू वर्टेक्स। जैसे कि यहाँ पे V1 और VK के बीच में एक पाथ क्या होगा, एक सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस होगा जिसके थ्रू आप V1 से लेकर VK पे पहुँच सकता है। और हर एक VI और VI+1 के बीच में एक एज हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए ये आपका V1 है, तो V1 से V2 के बीच में एक एज है, V2 से V3 के बीच में एक एज है। और इसी तरीके से अगर आप VI की बात करते हैं तो VI और VI+1 के बीच में एक एज है। और इसी तरीके से आप ट्रैवल करते हुए VK-1 से लेकर VK पे पहुंच जाते हैं। ओके, तो यहाँ ये जो आपका सीक्वेंस बना V1 V2 V3 एंड सो ऑन VK, ये आपका एक पाथ कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम समझ सकते हैं इजीली कि हम V9 से लेकर तो V0 पे एक पाथ कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा पाथ क्या बनेगा, पाथ बिटवीन V9 एंड V0। तो वो पाथ हमारा एक सीक्वेंस के थ्रू डिनोट होगा। और वो सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस इस तरीके से लिख सकते हैं हम V9 से हम V8 पे गए, नाउ V8 से V5, V5 से V7, अगेन V7 से V4 एंड V4 से V0। तो ये जो आपका सीक्वेंस बना ये आपका एक पाथ हो गया बिटवीन द वर्टेक्स V9 टू V1। नाउ यहाँ हम रीचेबिलिटी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया कि दो वर्टेक्स रीचेबल कब कहलाता है। तो U इज़ रीचेबल फ्रॉम V इफ़ देयर इज़ अ पाथ बिटवीन U एंड V। कि अगर U और V के बीच में एक पाथ है तो हमारा पास हम बोलते हैं कि U इज़ रीचेबल फ्रॉम V, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे V0 इज़ रीचेबल फ्रॉम V9, इसका मतलब हम V9 से V0 पे जा सकता है, राइट। रीचेबल फ्रॉम मीन्स हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो इसलिए बोलता है द वर्टेक्स V इज रीचेबल फ्रॉम द वर्टेक्स U इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम द वर्टेक्स U टू वर्टेक्स V, ओके, फ्रॉम U टू V। नाउ अब यहाँ पे रीचेबिलिटी की बात हो गई। अब इसके बाद हम कई सारे और प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि ग्राफ थ्योरी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले कि हम इस बारे में भी सोच सकते हैं कि सपोज़ कीजिए अगर आपके पास में n नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस है, तो अगर आपके पास में n नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस है तो इस वर्टाइसेस इतने नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस के साथ में मैक्सिमल आपका लार्जेस्ट पाथ क्या हो सकता है। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस है तो ऑब्वियसली मैं हर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक सीक्वेंस बनाऊँ जिसमें सारे वर्टाइसेस आ जाए, राइट। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास कार्डिनैलिटी ऑफ V जो है वो n है और मेरे पास नंबर ऑफ और V जो है वो सेट ऑफ वर्टाइसेस है जिसमें V1 V2 अप टू Vn, राइट। तो इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल पाथ ये हो सकता है कि मेरे पास इस टाइप का कुछ सीक्वेंस है V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn। इसका मतलब एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि सारे वर्टाइसेस को कंटेन कर रहा है, राइट। तो अगर मेरे पास ये अगर मेरा पाथ है
तो इस पाथ में कितने नंबर ऑफ एजेस यूज हुए होंगे? तो चूंकि n वर्टाइसेस है तो ऑब्वियसली n-1 नंबर ऑफ एजेस यूज होंगे, क्योंकि हर दो वर्टाइसेस के बीच में एक एज है। तो v1 v2 के बीच में एक एज हो गया, v2 v3 के बीच में दूसरा एज हो गया, v3 v4 के बीच में तीसरा एज हो गया। तो ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करोगे तो vn-1 और vn के बीच में भी एक एज है, तो इसका मतलब टोटल n-1 एज है। सो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस है हमारे पास n-1। तो अल्टीमेट गोल ये था कि अगर मेरे पास अगर n वर्टाइसेस है तो उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल लार्जेस्ट पाथ जो है उसके उस लार्जेस्ट पाथ में n-1 नंबर ऑफ एजेस यूज हो सकता है। ओके, नाउ वही हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि हम रीचेबिलिटी क्वेश्चन के अलावा भी क्या चीज़ें आंसर कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। बट इससे पहले हमने एक रिमार्क देखा था, तो वो रिमार्क ये था कि इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ v इज इक्वल्स टू n देन द possible largest path will have n vertices, can have n vertices and n-1 number of edges। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इतना ही लार्जेस्ट पाथ हमारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम n वर्टाइसेस अगर हमारे पास है और अगर हम n से ज़्यादा वर्टाइसेस का यूज़ करके कोई पाथ बना ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मुझे n से ज़्यादा वर्टाइसेस यूज़ करने हैं तो ऑब्वियसली मुझे किसी ना किसी वर्टेक्स को रिपीट करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि पाथ में हम कभी भी वर्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये रिमार्क ये बोलता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है तो इस n नंबर ऑफ वर्टाइसेस के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा n वर्टाइसेस को लेके इतना लंबा पाथ बना सकते हो, और उसमें कितनी नंबर ऑफ एजेस यूज़ हो सकती है? तो उसमें n-1 नंबर ऑफ एजेस यूज़ हो सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो बताती है कि हमारा पाथ जो है वो इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना लंबा हो सकता है, बस उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, बिकॉज अदरवाइज हमें किसी ना किसी वर्टेक्स को रिपीट करना पड़ेगा, और जब भी हम वर्टेक्स को रिपीट करते हैं वो हमारा पाथ नहीं, हमारा वॉक बन जाता है। हम वॉक में वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं बट हम पाथ में कभी भी वर्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते। नाउ अब हम देखेंगे कि हम ग्राफ का यूज़ करते हुए और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है मैप कलरिंग का प्रॉब्लम। सो मैप कलरिंग मीन्स, तो अगर आपके पास किसी भी अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ है, कोई भी एक जोग्राफिकल ग्राफ है किसी भी कंट्री का, या किसी भी आपके पास कोई भी एक ग्राफ है और उस ग्राफ में आपको कलरिंग करना है। सपोज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे इंडिया का एक ग्राफ गिवन है और मुझे इस इंडिया के ग्राफ को कलर करना है, बट मुझे इस टाइप से कलर करना है ताकि जो बॉर्डर्स है वो विजिबल हो किन्हीं भी दो स्टेट के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश है, ये दोनों स्टेट जो है वो नेबरिंग स्टेट है। नेबरिंग स्टेट है मतलब इन दोनों की बॉर्डर जो है वो आपस में कोलाइड कर रही है काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पे, राइट। तो अब ये दोनों नेबरिंग स्टेट है और अगर मैंने राजस्थान और मध्य प्रदेश को सेम कलर से कलर कर लिया तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस बॉर्डर को स्पॉट करना। तो ग्राफ कलरिंग में हम यूजुअली ये ध्यान में रखते हैं कि अगर दो हमारे पास स्टेट्स हैं और वो दोनों अगर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों अगर नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो हम क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि वो दोनों स्टेट जो है वो दो अलग अलग कलर के थ्रू कलर किए जाएँ हमारे ग्राफ में, ताकि हमारी जो बॉर्डर है वो आसानी से विजिबल हो। तो ये हमारा बेसिक सा प्रॉब्लम है। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, वो ग्राफ एक कंट्री का है, उस कंट्री में हमें स्टेट्स गिवन है और हमें सारे स्टेट्स को एक एक कलर असाइन करना है। बट हमें इस तरीके से असाइन करना है कि अगर दो स्टेट आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं या दो स्टेट एक दूसरे के नेबरिंग स्टेट हैं, तो दोनों को अलग अलग कलर मिलना चाहिए, सेम कलर नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश को सेम कलर से कलर नहीं करूँगी, मैं राजस्थान को दूसरा कलर और मध्य प्रदेश के लिए दूसरा कलर का यूज़ करूँगी। तो ये प्रॉब्लम कहलाता है मैप कलरिंग, और इसको हम ग्राफ थ्योरी के थ्रू काफ़ी एफिशिएंटली इसका आंसर कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि हम जितने स्टेट्स हैं उतने कलर का यूज़ कर लें। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, अगर मैं सारे स्टेट्स को अलग अलग कलर दे दूँ तो ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बिकॉज मैंने हर स्टेट को एक कलर असाइन कर दिया और कोई भी दो स्टेट के बीच में कोई कॉमन कलर है ही नहीं। बट ये एक चीज़ हो गई कि एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पास है, बट क्या हम एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मीन्स क्या हम
कम से कम नंबर ऑफ कलर्स का यूज़ करते हुए सारे स्टेट्स को कलर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्टिमल क्वेश्चन बन गया कि हाँ, क्या हम मिनिमम नंबर ऑफ कलर ढूंढ सकते हैं फॉर कलरिंग अ ग्राफ। तो इसके लिए हम ग्राफ थ्योरी का आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस पूरे मैप के लिए एक ग्राफ को असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक स्टेट को एक वर्टेक्स के थ्रू डिनोट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक स्टेट को एक वर्टेक्स के थ्रू डिनोट करेंगे और अब हम इन वर्टाइसेस पे एज इस तरीके से बनाएंगे कि अगर दो स्टेट आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो हम इन दोनों के बीच में एक एज ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो ये हमने किया। जैसे ये आप देख सकते हैं आराम से, राजस्थान मध्य प्रदेश एक दूसरे के नेबर है तो हमने एक एज ड्रॉ कर लिया। राजस्थान उत्तर प्रदेश भी आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो हमने एक एज ड्रॉ कर लिया। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मैप था, उस मैप को हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना था। तो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए ग्राफ में हमें पता है कि दो चीज़ें होती है, एक तो वर्टेक्स होता है, दूसरा एजेस होता है। तो वर्टेक्स हमने किसको माना, सारे जो स्टेट्स हैं उनको हमने वर्टेक्स माना, और एज किसको माना कि अगर दो स्टेट आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में हमने एक एज ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से हमने एक मैप को एक ग्राफ में कन्वर्ट किया है। नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन था कि हम क्या कौन कौन से कलर ऐसे असाइन कर सकते हैं जो कि मतलब हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर का यूज़ करते हुए हमारे ग्राफ को कलर कर सकते हैं विद द रिस्ट्रिक्शन कि दो नेबरिंग स्टेट सेम कलर कभी ना ले पाए। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आप सिर्फ मैप को देखें, ग्राफ को ना देखें और फिर कलर असाइन करते जाए। बट अगर हम ग्राफ को देखते हैं, सपोज़ कीजिए आप ग्राफ को कंसिडर करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो सपोज़ कीजिए हमने उत्तर प्रदेश को एक कलर असाइन कर दिया। तो अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी नेबर है उसके लिए हम ये सेम कलर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम किसी और कलर का यूज़ करेंगे। तो सपोज़ कीजिए हमने उत्तराखंड को ग्रीन कलर से और दिल्ली को ब्लू कलर से कलर कर दिया। नाउ अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान के लिए हम रेड कलर का यूज़ नहीं कर सकते हैं और ब्लू कलर का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राजस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों से बॉर्डर शेयर कर रहा है और दोनों का कलर जो है वो ब्लू और रेड है। तो राजस्थान के लिए हम ब्लू और रेड का यूज़ तो नहीं कर सकते, बट हम ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगेन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ऑप्टिमल क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर फाइंड करने हैं जो कि हमारे पूरे ग्राफ को कलर कर पाए। अब यहाँ ऑब्वियसली हम ब्लू और रेड का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेंट ऐसा है कि अगर दो नेबरिंग स्टेट है तो उन दोनों को अलग अलग कलर मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम ब्लू रेड नहीं यूज़ कर सकते, बट हम ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम राजस्थान को ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब सपोज़ कीजिए आप पंजाब के पास गए, तो पंजाब के लिए भी हम ब्लू कलर का यूज़ नहीं कर सकते, ग्रीन कलर का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली को हमने ब्लू कलर असाइन किया हुआ है, राजस्थान को हमने ग्रीन कलर असाइन किया हुआ है। बट हम रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रेड कलर किसके लिए असाइन हुआ है, उत्तर प्रदेश के लिए असाइन हुआ, उत्तर प्रदेश के लिए असाइन हुआ है और उत्तर प्रदेश और पंजाब आपस में नेबर नहीं है, तो हम रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम रेड कलर दे देंगे पंजाब को। ना अगर हम हिमाचल प्रदेश पे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश को भी हम, अब यहाँ हिमाचल प्रदेश पे जब हम आते हैं तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन गई कि हिमाचल प्रदेश जो है वो 3 स्टेट से नेबरिंग में रखता है, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड। और पंजाब को हमने रेड दिया है, दिल्ली को ब्लू कलर असाइन किया और उत्तराखंड को ग्रीन कलर असाइन किया। तो हम तीनों कलर का यूज़ अब हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब यहाँ हमारे पास नेसेसिटी आ जाती है कि हमें एक नया कलर लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम एक नया कलर यूज़ कर लेंगे, तो हम येलो यूज़ कर सकते हैं। ना इसी तरीके से अगर आप पूरे ग्राफ को कलर करेंगे, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि खाली ये 4 कलर ही हमारे लिए सफिशिएंट है पूरे ग्राफ को कलर करने के लिए, और उसका एक एग्जांपल है ये कलरिंग। तो इस कलरिंग को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे सारी रिस्ट्रिक्शन हमारी फॉलो हो रही है। रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारी, कि हमने हर एक स्टेट को एक कलर असाइन किया हुआ है और अगर दो स्टेट नेबरिंग स्टेट है तो उन दोनों को हमने डिस्टिंक्ट कलर दिया है, अलग अलग कलर से असाइन किया हुआ है, राइट। और हमने कितने ऑप्टिमल, इसका मतलब हमें 4 कलर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ये भी हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि खाली 4 कलर, इसका मतलब सिर्फ 4 कलर का यूज़ करते हुए ही हम पूरे ग्राफ को कलर कर सकते हैं। नाउ इसे कहा जाता है कलरिंग प्रॉब्लम या ग्राफिकल कलरिंग। नाउ अब हम यहाँ पे हमें एक्चुअली जब हमने मैप से ग्राफ में हम शिफ्ट हुए तो हमें मैप देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने खाली वर्टाइसेस और उसके बीच में एजेस को देखते हुए ही कलर किया। तो इसका मतलब हमें मैप की ज़रूरत है ही नहीं, हम खाली ग्राफ को देखते हुए ही आसानी से कलरिंग कर सकते हैं या आसानी से हमारा जो क्वेश्चन था उसे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। अब जैसे कि आप ग्राफ में देखेंगे
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेक्शन में या इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमें काफ़ी बारीकी से नोटिस करना पड़ रहा है कि क्या बॉर्डर वहाँ पे है या नहीं। बट जब आप मैप से ग्राफ में शिफ्ट हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो क्लस्टर है यहाँ पे, इसे हम थोड़ा सा रिफॉर्म कर से अलग अलग कर सकते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ में आए कि कौन सा वर्टेक्स कौन से वर्टेक्स से कनेक्टेड है या नहीं। जैसे कि हम इसे थोड़ा सा दूर दूर कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर पिक्चर मिले कि ये कनेक्टेड है या नहीं। तो ये एक बेनिफिट होता है ग्राफ में कि हम ग्राफ जो है वो अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए इस तरीके से बना सकते हैं कि थोड़ा पिक्चर हमारे पास क्लियर हो जाए। बट अगर आपके पास मैप होता है तो मैप में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ढूंढना कि अगर कोई स्टेट छोटी सी बॉर्डर भी अगर शेयर कर रहा है तो कभी कभी वो छूट भी सकता है। बट जब आप ग्राफ में स्विच करते हैं, आप अपने मन से उसे एब्स्ट्रैक्टली थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसकी पिक्चर, ताकि वो इजी टू हैंडल हो जाए, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम कहलाती है ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम मीन्स हमारे पास एक ग्राफ है ना, ग्राफ में हमारे पास पता है सेट ऑफ वर्टाइसेस होता है, सेट ऑफ एजेस होता है। तो ग्राफ कलरिंग क्या होता है, तो ग्राफ कलरिंग में हम क्या करते हैं, हमें वर्टेक्स को कलर करना होता है। तो हमें हर एक वर्टेक्स को एक कलर असाइन करना होता है। और किस तरीके से असाइन करना होता है कि अगर दो वर्टेक्स के बीच में एक एज है तो वो दोनों वर्टेक्स को अलग अलग कलर मिलना चाहिए। तो इसे बोला जाता है ग्राफ कलरिंग। और हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ कलर क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम इस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राफ को कलर कर पाए, राइट। तो इसे बोला जाता है ग्राफ कलरिंग। तो सपोज कीजिए हमारे पास, अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास दो सेट होते हैं और दो सेट के बीच में हमें एक करस्पॉन्डेंस बताना होता है तो हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि ग्राफ कलरिंग क्या है, तो ग्राफ कलरिंग जो है वो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा सेट ऑफ कलर से लेकर तो सेट ऑफ वर्टाइसेस पे, राइट। या सेट ऑफ वर्टाइसेस से लेकर सेट ऑफ कलर्स पे भी हम बोल सकते हैं। तो कलरिंग क्या हो जाएगा, तो कलरिंग इज नथिंग बट अ फंक्शन सी फ्रॉम सेट ऑफ वर्टाइसेस टू सेट ऑफ कलर्स इन सच अ वे कि अगर दो वर्टाइसेस के बीच में एक एज है, सो इफ यू वी बिलोंग्स टू ई, यू वी बिलोंग्स टू वी, ई मीन्स यू और वी के बीच में एक एज है, right? If uv belongs to e will imply cu is not equals to cv. cu is not equals to cv means कि u के लिए जो कलर यूज किया है, color used for u is not same as color used for v, right? तो उसका मतलब हमें क्या है, कलरिंग क्या होता है, तो कलरिंग हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा फ्रॉम सेट ऑफ वर्टाइसेस टू सेट ऑफ कलर इन सच अ वे कि इफ़ टू वर्टाइसेस आर, अगर दो वर्टाइसेस के बीच में एक एज है, जिसका मतलब इफ़ यू कॉमा वी बिलोंग्स टू ई, तो ये इम्प्लाई करेगा कि दोनों वर्टाइसेस के लिए कलर दूसरा दूसरा हो, राइट। इसका मतलब अलग अलग कलर हमें मिले। इसका मतलब सी यू नॉट इक्वल्स टू सी वी, राइट। सी यू क्या है, सी यू मीन्स हम यू वर्टेक्स के लिए एक सी यू कलर असाइन कर रहे हैं, राइट। तो हम एक वर्टेक्स के लिए हर एक कलर असाइन कर रहे हैं। तो सी यू जो है वो हमारा कलर है, वो सी यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू सी वी होना चाहिए। इसका मतलब यू और वी के लिए अलग अलग कलर हमें मिलना चाहिए। तो ये हमारे पास कलरिंग का एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। नाउ अब हमारे पास वही क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरे पास n वर्टाइसेस है तो मैं n कलर्स का यूज़ करते हुए भी कलरिंग कर सकती हूँ किसी भी ग्राफ को। बट अगेन क्वेश्चन ये आता है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर का यूज़ कर सकते हैं हमारे ग्राफ को कलर करने के लिए। तो उसे हम बोला जाता है कलरिंग प्रॉब्लम, राइट। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ कलर्स नीड टू कलर फॉर द ग्राफ जी, ओके। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर हमारे पास इंडिया का एक मैप था और उस मैप को हमने 4 कलर का यूज़ करते हुए कलर किया था। बट ये काफ़ी वेल नोन थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं 4 कलर थ्योरम। तो 4 कलर थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास में कोई भी जोग्राफिकल मैप है तो उस जोग्राफिकल मैप को आप 4 कलर का यूज़ करते हुए ही कलर कर, आई मीन आपको मिनिमम नंबर ऑफ कलर जो है वो 4 ही यूज़ करने होंगे। तो इसे ही बोला जाता है 4 कलर थ्योरम। बट एक्चुअली इसका रीज़न ये होता है कि जो आपके जो मैप होते हैं वो प्लेनर ग्राफ होते हैं। प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं, तो ऐसे ग्राफ जिसमें जैसे अगर आप ड्रॉ करें तो कोई भी एज जो है वो एक दूसरे को कट ना करे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है तो ये ग्राफ जो है वो प्लेनर ग्राफ हो गया। बट अगर मैंने ये एक एज ड्रॉ कर लिया तो भी ये प्लेनर ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि हम ये वाला जो एज है इसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं,
राइट। तो प्लेनर ग्राफ मीन्स ऐसा ग्राफ जिसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो कोई भी दो एज जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको बोलता है प्लेनर ग्राफ। तो जनरली ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास प्लेनर ग्राफ हो तो प्लेनर ग्राफ को कलर करने के लिए आपको सिर्फ 4 कलर का यूज़ करना होता है। खाली आई मीन 4 कलर जो होता है वो सफिशिएंट होता है प्लेनर ग्राफ को कलर करने के लिए। बट ज़रूरी नहीं है हर ग्राफ जो है वो आपका प्लेनर ग्राफ हो। नाउ ग्राफ कलरिंग के ऊपर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमारे पास में 4 कोर्सेज़ है और उन 4 कोर्सेज़ के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्लासरूम फाइंड करना है इन सच अ वे कि अगर कोई भी 2 कोर्सेज़ का स्लॉट अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, सपोज़ कीजिए आपके पास एक स्कूल है और उस स्कूल में आप 4 कोर्सेज़ पढ़ आई मीन 4 कोर्सेज़ स्कूल में रन हो रहा है और अगर किन्हीं 2 कोर्सेज़ के बीच में इंटरसेक्शन है, जैसे कि सपोज़ कीजिए हमारे पास 4 कोर्सेज़ है इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री और साइंस। सपोज़ कीजिए इंग्लिश का लेक्चर जो है वो सुबह 9 टू 12 जा रहा है, 9 टू 12 तक चलता है और मैथ्स का लेक्चर जो है वो 11 टू 1 चलता है। तो अगर इस तरीके से लेक्चर का टाइमिंग है तो हमें ऑब्वियसली इंग्लिश के लिए और मैथ्स के लिए 2 अलग-अलग क्लासरूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्लासरूम फाइंड करना है इन सच अ वे कि हम ये सारे कोर्सेज़ को रन करा पाएँ। ओके, रन करा पाएँ मीन्स अगर किन्हीं 2 कोर्सेज़ के स्लॉट के बीच में इंटरसेक्शन है तो वो 2 कोर्सेज़ हमें अलग-अलग क्लासरूम में चलाने पड़ेंगे। तो इसे हम एक ग्राफ के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, अगेन हमें सेट ऑफ वर्टाइसेस, सेट ऑफ एजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेट ऑफ वर्टाइसेस हम बनाएँगे सारे कोर्सेज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कोर्सेज़ है, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री और साइंस। तो चारों कोर्सेज़ को हमने एक-एक वर्टेक्स के थ्रू डिनोट कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अगर किन्हीं 2 सब्जेक्ट के बीच में स्लॉट इंटरसेक्शन हो रहा है, स्लॉट इंटरसेक्शन अगर होता है तो हम उन दोनों के बीच में एक एज बना देंगे। जैसे कि सपोज़ कीजिए इंग्लिश और मैथ्स का लेक्चर, जैसे हमने देखा इंग्लिश का लेक्चर सपोज़ कीजिए 9 टू 12 चलता है और मैथ्स का लेक्चर 11 टू 1 चलता है। तो इन दोनों के बीच में स्लॉट इंटरसेक्शन है, तो इसके लिए हम इन दोनों के बीच में एक एज ड्रॉ कर लेंगे। सपोज़ कीजिए हिस्ट्री का लेक्चर भी 10 टू 12 चलता है, तो इसके बीच में भी हमें एक एज ड्रॉ करना पड़ेगा इंग्लिश और हिस्ट्री के बीच में। एंड सपोज़ कीजिए साइंस का लेक्चर जो है वो हमारा 9 टू 11 चलता है। अब क्या हो रहा है, साइंस का लेक्चर और मैथ्स का लेक्चर जो है वो आपस में क्लैश नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम एक ही क्लासरूम में मैथ्स और साइंस दोनों का लेक्चर लगा सकते हैं। बट हम एक ही क्लासरूम में ना तो इंग्लिश और मैथ्स को रख सकते हैं, ना तो इंग्लिश हिस्ट्री को रख सकते हैं, ना इंग्लिश साइंस को रख सकते हैं। तो इसे हमने ग्राफ में कन्वर्ट किया और फिर हमने क्या किया, हर एक वर्टेक्स को एक अलग कलर से असाइन कर देंगे और वो कलर हमारा क्या बन जाएगा, वो कलर हमारा क्लासरूम बन जाएगा। कि हमने इंग्लिश के लिए एक क्लासरूम यूज़ किया तो वो क्लासरूम हम अब मैथ्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हिस्ट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते, साइंस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश को सपोज़ कीजिए हमने किसी कलर से कलर किया, तो हम दूसरा कलर का यूज़ करेंगे हिस्ट्री को कलर करने के लिए और सिमिलरली कलरिंग का यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि हमें ऑप्टिमली कितने क्लासरूम की ज़रूरत पड़ती है इन चारों कोर्सेज़ को रन कराने के लिए। तो वो होता है हमारे पास कलरिंग प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टेक्स कवर। तो वर्टेक्स कवर क्या होता है? तो वर्टेक्स कवर को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास एक होटल है और उस होटल में हमें सिक्योरिटी कैमराज़ इंस्टॉल करने हैं। अब हमें इस तरीके से इंस्टॉल करना है कि हमें ये एक इन्फॉर्मेशन है कि सपोज़ कीजिए अगर होटल है, उसमें अगर कोई एक इंटरसेक्शन है, एक इंटरसेक्शन मीन्स सपोज़ कीजिए कोई कोई कॉरिडोर्स है, वो इस टाइप के इंटरसेक्शन हमारे पास ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, राइट? तो अगर हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पे एक कैमरा फिट करती हूँ, तो वो कैमरा इस वाले कॉरिडोर को, इस वाले कॉरिडोर को और इस वाले कॉरिडोर को, तीनों कॉरिडोर को कवर कर लेगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैमरास कितने यूज़ हो सकते हैं, जो कि हमें एक अ, हाँ, तो यहाँ कंडीशन ऐसी है कि अगर हम एक कैमरा जो है वो किसी कॉरिडोर में अगर फिक्स करते हैं तो वो उस इंटरसेक्शन के सारे कॉरिडोर्स को कवर कर लेता है। तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैमराज हमें कितने लगेंगे, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ कैमराज नीडेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी ये फिजिकल प्रॉब्लम को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमें वर्टेक्सेस और एजेस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वर्टेक्स को किसे मानेंगे, तो अब हम वर्टेक्स मानेंगे ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कॉरिडोर्स। कि अगर हमारे पास एक इंटरसेक्शन है तो इस इंटरसेक्शन को हम एक वर्टेक्स के थ्रू मानेंगे कि ये हमारा एक वर्टेक्स हो जाएगा। और हम एजेस कैसे डिनोट करेंगे, तो एजेस हो जाएगा हमारे पास कॉरिडोर सेगमेंट्स कनेक्टिंग इंटरसेक्शंस। इसका मतलब सपोज कीजिए ये एक इंटरसेक्शन है और ये एक इंटरसेक्शन है, राइट। तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आपस में एक कॉरिडोर सेगमेंट के थ्रू कनेक्टेड है, राइट।
तो इन दोनों इंटरसेक्शन के बीच में हम एक एज ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो सकता है आराम से, राइट। तो अगेन हमने वर्टिसेस क्या माना, इंटरसेक्शंस, कॉरिडोर का इंटरसेक्शन, और एच क्या माना कि अगर दो इंटरसेक्शन के बीच में एक कॉरिडोर है तो वो दोनों इंटरसेक्शन आपस में रिलेटेड हो गए। ओके, तो इस तरीके से अगर हमने सपोज कीजिए हमारा पास ग्राफ है जो कि हमने जो अभी डिस्कस किया, उस तरीके से हमने एक ग्राफ बनाया किसी होटल के लिए। नाउ अब उस होटल में अगर मुझे कैमराज इंस्टॉल करने हैं तो अब हम उसका आंसर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो इंटरसेक्शन है V2, अगर मैंने यहाँ एक कैमरा फिट कर दिया, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे एक कैमरा फिट किया हुआ है, C1 नाम देते हैं उस कैमरे को, तो वो कैमरा जो है ये वाला कॉरिडोर, ये वाला कॉरिडोर, ये वाला कॉरिडोर और ये वाला कॉरिडोर, इन चारों कॉरिडोर्स को जो है मॉनिटर कर सकता है। बट ये वाला जो कॉरिडोर है वो छूट जाएगा। अगर मुझे ये वाले कॉरिडोर को भी मॉनिटर करना है तो मुझे एक कैमरा या तो V0 पे या तो V1 पे जो है लगाना पड़ेगा। नाउ इस प्रॉब्लम को हम लोग वर्टेक्स कवर के साथ में असाइन कर सकते हैं। नाउ वर्टेक्स कवर क्या होता है किसी भी ग्राफ का, तो वर्टेक्स कवर जो होता है वो आपका सबसेट होता है सेट ऑफ ऑल वर्टाइसेस का। और कैसा सबसेट होता है कि अगर आप ये सबसेट कंसिडर करते हैं तो आपकी सारी एजेस कवर हो जाती है। सपोज कीजिए ये हमारे पास ग्राफ था, तो इस ग्राफ में अगर मैं ये वाला सबसेट कंसिडर करूँ जिसमें V2 को रखूँ और सपोज कीजिए V1 को रखूँ, राइट, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास एक सबसेट बन गया ऑफ V, ऑफ सेट ऑफ ऑल वर्टाइसेस। और किस तरीके से बन गया कि ये दोनों जो वर्टेक्स हैं वो सारे अगर आप इस ग्राफ की किसी भी एज को ले तो उस एज का एंड पॉइंट जो है वो एक एंड पॉइंट इन दोनों वर्टेक्स में से एक पक्का होगा ही होगा। जैसे कि अगर आप ये वाला एज ले तो इसका एक एंड पॉइंट V0 है, अगर आप ये वाली एज ले तो इसका एक एंड पॉइंट V1 है। इसका मतलब वर्टेक्स कवर क्या होता है, तो वर्टेक्स कवर में हम वो सारे वर्टेक्स को रखते हैं वो जो कि ग्राफ की सारी एजेस को कवर कर लेता है, राइट। जैसे कि इसका मतलब कि ग्राफ की अगर आप कोई भी एज ले तो उस एज का एक एंड पॉइंट जो है वो हमारे वर्टेक्स कवर का पार्ट होगा ही होगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं वर्टेक्स कवर। वर्टेक्स कवर मीन सबसेट ऑफ ऑल वर्टाइसेस विच इज कवरिंग ऑल दी एजेस। कवरिंग ऑल दी एजेस का मतलब कि हर एक एज का एक एंड पॉइंट जो है वो हमारे वर्टेक्स कवर में तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि अगर हमारे ये ग्राफ है तो इसमें अगर हम ये वाला एक सबसेट कंसिडर करते हैं तो ये आपका एक वर्टेक्स कवर बनेगा, ये एलिजिबल है वर्टेक्स कवर बनने के लिए, राइट। नाउ अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा दो ही कंस्ट्रेंट है वर्टेक्स कवर के लिए, पहली चीज़ तो सबसेट ऑफ वर्टाइसेस होना चाहिए और दूसरी चीज़ कि हर एक एज का एक एंड पॉइंट जो है वो इस सबसेट का एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब अल्टीमेटली हमें सारी एजेस को कवर करना है। कवर करना है मतलब कि अगर एक वर्टेक्स अगर किसी एज से असाइन हो रहा है तो वो उस एज को कवर कर रहा है, अगर आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब वर्टेक्स कवर क्या होता है, सबसेट ऑफ वर्टेक्स सेट विच इज कवरिंग ऑल दी एजेस। तो अब आप ये भी बोलेंगे कि ठीक है अगर हम सारे वर्टाइसेस को ले लेते हैं तो वो भी एक वर्टेक्स कवर बन जाएगा, तो हाँ वो भी एक वर्टेक्स कवर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सबसेट लूँ जिसमें मैं सारे वर्टाइसेस को ले लूँ V0 V1 से लेकर तो V5 तक के, तो हाँ ये भी एक वर्टेक्स कवर है और ये ट्रिवियल वर्टेक्स कवर है बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप ग्राफ में से सारे वर्टाइसेस को कवर कर लेंगे तो किसी भी एज का हर एक एंड पॉइंट जो है वो तो वर्टेक्स होता ही है, तो वो तो इसका एलिमेंट होगा ही। तो वर्टेक्स कवर अल्टीमेटली कुछ नहीं है बट एक सबसेट ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस होता है जो कि सारी एजेस को कवर कर लेता है। बट अगेन हमें ऐसा आंसर नहीं चाहिए, हमें ऑप्टिमल आंसर चाहिए। तो ऑप्टिमल आंसर मतलब कि स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर क्या होगा, स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस का यूज़ करते हुए हम सारे एजेस को कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है वर्टेक्स कवर का क्वेश्चन। तो फॉर इस एग्जांपल में आप सिंपली देखें कि अगर हम V2 और V1 को ले लेते हैं हमारे वर्टेक्स कवर के रूप में, इसका मतलब अगर मैं सेट बनाऊँ V2 और V1 को लेते हैं तो ये जो है ये मेरे पास स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर बन जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली हम एक वर्टेक्स को यूज़ करते हुए सारे एजेस को कवर नहीं कर पाएंगे इस ग्राफ में। अब कोई भी वर्टेक्स ले लो वो सिंगल वर्टेक्स सारे एजेस को कवर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर में दो एलिमेंट आएंगे या तो आप V2 V1 ले सकते हैं या तो V2 V0 भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट नंबर इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर में 2 नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। एक और हम एग्जांपल देखते हैं वर्टेक्स कवर के ऊपर। सपोज कीजिए आपके पास ये वाला ग्राफ है, सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से, राइट। ये आपका वर्टेक्स है V0 V1 V2 V3 V4 V5,
राइट। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वर्टेक्स कवर का कि कौन कौन से वर्टेक्स कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहला वर्टेक्स कवर तो आपका होगा VC1। VC1 में पहला एग्जाम्पल ऑफ वर्टेक्स कवर, तो उसमें आप सारे वर्टाइसेस को ले लो, V0, V1, V2 एंड सो ऑन अप टू V5। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया वर्टेक्स कवर का। ऑब्वियसली ये एक सबसेट है वर्टाइसेस का और सारे एजेस को कवर कर रहा है। एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं VC2, जिसमें हमने एक वर्टेक्स को रखा V0 को, सिर्फ एक वर्टेक्स V0। तो अगर मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने सिर्फ एक वर्टेक्स V0 को रखा है, तो आप देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स V0 है ये इस एज को भी कवर कर रहा है, इस एज को भी कवर कर रहा है, इस एज को भी कवर कर रहा है, इस एज को भी, मतलब सारी एजेस को ये एक सिंगल वर्टेक्स कवर कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, आई मीन मार्क द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ V टू कवर ऑल द एजेस इज द सिंपल V0। तो इसलिए हमें ऑप्टिमल आंसर की जरूरत होती है। ऑप्टिमल में स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर क्या बन सकता है, तो यहाँ इस केस में, इस एग्जाम्पल में स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कवर बनेगा एक ही वर्टेक्स का और वो वर्टेक्स होगा V0। ओके, तो इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स कवर। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट सेट। तो इंडिपेंडेंट सेट को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास किसी एक स्कूल में कोई एक डांस प्रोग्राम हो रहा है और उस डांस प्रोग्राम में काफ़ी सारे डांस ग्रुप्स बने हुए हैं, राइट। अब ऐसा है कि कोई आई मीन हमारे पास उनके पास जो भी डांसर्स है वो डांसर्स एक से ज़्यादा ग्रुप के पार्ट है। सपोज़ कीजिए हमारे पास G1, G2, G3, G4, G7, सपोज़ कीजिए 7 ग्रुप है और उस 7 ग्रुप में कोई एक डांसर ऐसा है जो कि 3 ग्रुप में पार्ट ले रहा है, या जो कि 3 ग्रुप का मेंबर है या 4 ग्रुप का मेंबर है। इसका मतलब कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं और उस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 2 से 1 से ज़्यादा ग्रुप में एक से ज़्यादा ग्रुप के मेंबर है। तो हमें वो प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से बनाना है कि हम उन सारे डांसर्स को अलाउ करेंगे जिनमें कोई भी कॉमन डांसर ना हो। बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि अगर कोई डांसर है वो एक बार डांस करे और वापस जाके आई मीन हमें एक ही इंसान को एक ही बार चांस देना है, अगर आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब एक मेंबर जो है वो किसी पर्टिकुलर एक डांस में ही होना चाहिए। हमें प्रोग्राम जो है इस तरीके से बनाना है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे आंसर कर सकते हैं ग्राफ थ्योरी का यूज़ करते हुए। ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे पास स्कूल है, उसमें हमें एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। अब उस स्कूल में काफ़ी सारे डांसेस के ग्रुप हैं। अब उन सारे ग्रुप में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा ग्रुप में प्रेजेंट है, बट हमें प्रोग्राम इस तरीके से बनाना है कि एक बंदा एक ही बार डांस करे, एक से ज़्यादा बार डांस वो नहीं कर पाए। तो उससे हम इस इंडिपेंडेंट सेट के थ्रू आंसर कर सकते हैं। अब हम जाने इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है। तो पहले सपोज कीजिए हमारे पास प्रॉब्लम है, उसे हम किस तरीके से ग्राफ थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन हमें सेट ऑफ वर्टाइसेस चाहिए, सेट ऑफ एजेस चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक इंसान एक ही बार डांस करे, एक से ज़्यादा बार वो डांस ना कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी डांसेस के ग्रुप है उनको हम हमारे सेट ऑफ वर्टाइसेस में डाल देंगे V। और ई क्या बनाएंगे हम, ई जो है वो ई मीन सेट ऑफ एजेस कैसे बनाएंगे। तो सेट ऑफ एजेस हम ऐसे बनाएंगे कि दो वर्टाइसेस के बीच में एज बनाएंगे इफ़ दे हैव कॉमन डांसर्स। कॉमन डांसर मीन एक इंसान ऐसा है कि जो इस डांस का भी पार्ट है और दूसरे डांस का भी पार्ट है, दूसरे डांस ग्रुप का भी पार्ट है। तो ऐसे दो डांस ग्रुप के बीच में हम एक एज बना देंगे, राइट। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास ग्राफ है जो हमने हमारे गिवन कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो डांस ग्रुप है V5 और ये जो डांस ग्रुप है V1, इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक इंसान ऐसा है जो इस V5 में भी डांस कर सकता है और V5 डांस ग्रुप का भी पार्ट है और V1 डांस ग्रुप का भी पार्ट है। तो इस तरीके से हमने जो है वो एक ग्राफ कंसिडर किया। ना अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम जो है हमारे बनाना है, तो उस प्रोग्राम में हम कौन कौन से डांसेस को अब सिलेक्ट कर सकते हैं ये हमें देखना है कि कौन कौन से डांसेस हम हमारे प्रोग्राम में रख सकते हैं जो कि इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करे कि अगर हमारे पास इसका मतलब एक इंसान एक ही डांस ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, एक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो सपोज़ कीजिए हमने हमारे प्रोग्राम में किसी एक डांस ग्रुप को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे डांस ग्रुप जो है वो सेट ऑफ वर्टाइसेस के थ्रू डिनोट है। सपोज़ कीजिए हमने V2 डांस ग्रुप को सिलेक्ट किया।
तो अगर हमें V2 डांस ग्रुप को सिलेक्ट किया है तो हम V6 डांस ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर सकते, V3 डांस ग्रुप को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते और V1 डांस ग्रुप को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगेन उन दोनों के बीच मैच है। उन दोनों के बीच मैच है का मतलब कोई एक इंसान ऐसा है जो कि इस डांस ग्रुप का भी पार्ट है और इस डांस ग्रुप का भी पार्ट है। तो हमें हमारे प्रोग्राम में हमने अगर V2 डांस ग्रुप को लिया है तो हम V6 को नहीं ले सकते, V1 को नहीं ले सकते, V3 को नहीं ले सकते। अगेन बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास कि एक बंदा एक ही बार परफॉर्म करना चाहिए, एक से ज़्यादा बार नहीं। ओके तो हम इन 3 डांस ग्रुप को तो नहीं ले सकते, बट हम V5 को ले सकते हैं बिकॉज V5 और V2 के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी एज नहीं है, डायरेक्ट एज नहीं है। और हमने डायरेक्ट एज तभी ड्रॉ की है जब उन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन पर्सन, राइट। तो हम V5 को ले सकते हैं। बट अगर हमने V5 डांस ग्रुप को हमारे प्रोग्राम में लिया तो उसके बाद हम V8 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अगेन द सेम रीज़न, उन दोनों के बीच में कोई पीपल जो है, कोई लोग ऐसे हैं जो दोनों डांस ग्रुप का पार्ट है। ओके तो हम V8 को नहीं ले सकते, बट हम V7 को ले सकते हैं बिकॉज अगेन V7 जो है वो V5 के साथ में भी इंटरसेक्शन नहीं रखता है और V2 के साथ में भी इंटरसेक्शन नहीं रखता है सॉरी। और सिमिलरली हम V4 को भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब हम हमारे प्रोग्राम में 4 डांस ग्रुप को ले सकते हैं, V2, V5, V7 एंड V4। तो ये हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया ग्राफ का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे ये जो सिलेक्शन हमने किया है ना, ये सिलेक्शन कुछ नहीं है बट एक इंडिपेंडेंट सेट है इस पर्टिकुलर ग्राफ का। अब इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है उसे समझते हैं। तो इंडिपेंडेंट सेट अगेन सबसेट ऑफ वर्टाइसेस होता है, बट हमें एक ऐसा सबसेट कंसिडर करना होता है कि जिसमें कोई भी 2 वर्टेक्स आपस में एक एज के थ्रू जुड़े हुए ना हो, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेट। ओके सो इंडिपेंडेंट सेट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ वर्टाइसेस सच दैट नो टू आर कनेक्टेड बाय एन एज। दोनों के बीच में एक एज नहीं होना चाहिए। ऐसे सबसेट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेट। ओके जैसे कि अब यहाँ पे कंसिडर करिए V2, V5, V7, V8। तो अगर हमने सबसेट बनाया जिसमें मैंने रखा V2, V5, V7 एंड V4, राइट। तो ये हमारे पास सबसेट ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस V हो गया। और ये इस तरीके से है कि किन्हीं भी 2 वर्टेक्स के बीच में कोई एक कनेक्टेड एज नहीं है, वो आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स दोनों के बीच में कोई भी कनेक्टेड एज नहीं है। इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ इंडिपेंडेंट सेट। अगेन इंडिपेंडेंट सेट कुछ नहीं होता है, वो सबसेट ऑफ वर्टाइसेस होता है इन सच अ वे दैट नॉट नो टू वर्टाइसेस आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल एज, उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेट। अब इसी ग्राफ में आप दूसरा इंडिपेंडेंट सेट भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट विथ मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप सिंगल वर्टेक्स लेते हैं, सपोज कीजिए मैंने V1 लिया, तो ये V1 जो है ये भी हमारा सबसेट ऑफ वर्टाइसेस है और इंडिपेंडेंट सेट है बिकॉज दूसरा कोई वर्टेक्स है ही नहीं। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट में आप एक वर्टेक्स को रख सकते हैं। बट यहाँ ऑप्टिमल क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन द इंडिपेंडेंट सेट। यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस प्रेजेंट इन एन इंडिपेंडेंट सेट। ओके तो यहाँ अगर इस ग्राफ की अगर आप बात करें तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस आप किसी भी इंडिपेंडेंट सेट में 4 ही ले सकते हैं। अगर आप 4 से ज़्यादा वर्टाइसेस का यूज़ करेंगे तो किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट हो ही जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए हम ट्राई करते हैं, हम 4 से ज़्यादा वर्टाइसेस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब सपोज कीजिए हमने ये 4 वर्टाइसेस का यूज़ किया, V2, V5, V7, V4। अब इसके अलावा हम कोई भी वर्टेक्स हमारे इंडिपेंडेंट सेट में नहीं ले सकते हैं। V8 नहीं ले सकते बिकॉज V8 इज कनेक्टेड टू V7, V5, V4। V3 नहीं ले सकते, V1 भी नहीं ले सकते, V6 भी नहीं ले सकते। तो इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये हमेशा आप ये देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट किसी इंडिपेंडेंट सेट में 4 ही हो सकता है। अब 4 से ज़्यादा वर्टाइसेस को यूज़ करते हुए कभी भी इंडिपेंडेंट सेट नहीं बना सकते इस पर्टिकुलर ग्राफ में। तो जब हम इंडिपेंडेंट सेट की बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस ढूंढने होते हैं जिससे हम हमारा इंडिपेंडेंट सेट बना सकें। बिकॉज ऑब्वियसली हम मैक्सिमम सारे वर्टाइसेस को तो कंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर सारे वर्टाइसेस को ले लेंगे तो ऑब्वियसली किन्हीं 2 के बीच में एक एच तो होगा ही। तो वो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन यूज़ टू फॉर्म एन लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट। ओके और जो हमारे ये जो प्रॉब्लम था डांस ग्रुप वाला प्रॉब्लम, उसे भी हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सेट का यूज़ करते हुए सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम 4 एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम हमारे प्रोग्राम में 4 डांस ग्रुप को ही रख सकते हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग का, तो उसे भी हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज़ कीजिए हमारे एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में एक प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट इस तरीके से असाइन किया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को या तो एक ही इंसान करेगा, अगर 2 केसेस हैं, या तो एक सिंगल पर्सन इस प्रोजेक्ट को करेगा या तो फिर 2 पर्सन इस प्रोजेक्ट को करेंगे, बट वो 2 पर्सन जो है वो फ्रेंड्स होने चाहिए। अगर वो 2 पर्सन फ्रेंड्स नहीं है तो वो इस प्रोजेक्ट में पार्ट नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम हमारे क्लासेस को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करना है। हमारी क्लास को इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड करना है कि एक प्रोजेक्ट पे या तो एक सिंगल इंसान काम करे, या तो अगर 2 इंसान काम कर रहे हैं तो वो दोनों आपस में फ्रेंडशिप रखें, वो दोनों फ्रेंड्स हों। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम मैचिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब मैचिंग के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन हमें सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है उसे ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास क्लासरूम है, क्लासरूम में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो हम स्टूडेंट्स को जो है वो वर्टाइसेस मानेंगे। और एजेस क्या मानेंगे, तो एजेस मानेंगे कि 2 स्टूडेंट जो है उन दोनों के बीच में एक एज है अगर वो एक दूसरे के फ्रेंड्स है। इफ़ V1 इज़ अ फ्रेंड ऑफ V2 तो उन दोनों के बीच में हमने एक एज रखा है। तो इस तरीके का यूज़ करते हुए हम एक ग्राफ फॉर्म करेंगे। और अगेन हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हमें इस क्लास को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करना है इन सच अ वे कि या तो एक सिंगल पर्सन प्रोजेक्ट को परस्यू करे, या तो अगर 2 लोग प्रोजेक्ट को परस्यू कर रहे हैं तो वो दोनों फ्रेंड्स हो। ओके, तो सपोज़ कीजिए ये हमारे पास ग्राफ है, तो इस ग्राफ में हम ये एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ कोई 2 वर्टेक्स के बीच में एज है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप रखते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक एलोकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम V0 और V1 को एक ग्रुप बना दें, V0 V1 का एक ग्रुप बना दें। ओके, ये ग्रुप बना दें हम, पहला ग्रुप ये हो गया हमारा, दूसरा ग्रुप ये हो गया। नाउ 2 ही ग्रुप हम बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम V3 V5 को एक ग्रुप में नहीं रख सकते, बिकॉज़ V3 V5 एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप नहीं रख सकते। तो या तो हम दूसरा एलोकेशन भी कर सकते हैं। दूसरा एलोकेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि V0 और V2 जो है इसको एक ग्रुप में, इन दोनों को एक ग्रुप में रख दे, V1 V3 को एक ग्रुप में रख ले, या V4 V5 को एक ग्रुप में रख ले। तो ये भी हमारे पास एक टाइप का एलोकेशन हो गया। अब यहाँ पे हमने जो है वो मैचिंग का यूज़ किया हुआ है। अब हम मैचिंग को समझते हैं कि मैचिंग क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस है V, सेट ऑफ एजेस है, सेट ऑफ एज को हमने डिनोट किया है E। तो इसमें मैचिंग क्या होता है? तो अब मैचिंग में हमें एजेस को कंटेन करना होता है। अभी तक हम जितने भी हमने सेट देखे उसमें हम लोग वर्टाइसेस को कंटेन करते थे। जैसे कि वर्टेक्स कवर हो गया, उसमें वर्टेक्स को कंटेन किया हमने। सबसेट ऑफ वर्टाइसेस ही बनाए, इंडिपेंडेंट सेट भी हमने सबसेट ऑफ वर्टाइसेस पे बनाए। बट मैचिंग जो है इसमें हमें ऐसी सारी एजेस को कंटेन करना होता है जो कि आपस में कोई भी कॉमन वर्टेक्स शेयर ना करे। उसी को हम बोलते हैं मैचिंग। सो मैचिंग जो होता है, जहाँ इस पॉइंट को हम देख सकते हैं, दैट अ मैचिंग इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ E of mutually disjoint edges। mutually disjoint edges means again दोनों एजेस का एंड पॉइंट जो है वो अलग अलग होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैचिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहला एलोकेशन किया था V0 V1 और V2 V4 को आपस में लेके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं एक सेट बनाऊँ M जिसमें ये एलिमेंट्स रखूँ V0 V1 एंड V2 V4, राइट। ऑब्वियसली V1 V0 भी हम रख सकते हैं, V4 V2 भी रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ सिमेट्रिक है, रिलेशन है हमारे पास में। तो V0 V1 के बीच में एक एज है तो V1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सबसेट बन जाएगा सेट ऑफ एजेस का। और ये इस तरीके से बन रहा है कि किन्हीं भी 2 एजेस के बीच में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, वो आप म्यूचुअली डिसजॉइंट है, बिकॉज ये एक एज है हमारे पास में। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये 2 एजेस से लेकर बना है। तो इस एज के 2 एंड पॉइंट से V0 V1, इस एज के 2 एंड पॉइंट से V2 V4। तो इसका मतलब ये दोनों एजेस जो है वो आपस में कोई भी एंड पॉइंट शेयर नहीं कर रही है, उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट एजेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन दोनों एजेस की बात कीजिए, सपोज कीजिए हमने 2 एजेस कंसिडर किया है, ये 2 एजेस हमने ये वाला एज V1 V3 और V4 V3 के बीच में एज कंसिडर किया। तो अब ये 2 एजेस जो है ये म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों का एक एंड पॉइंट जो कि V3 है कॉमन है। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट एजेस मीन्स सबके एंड पॉइंट जो है वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे ये दोनों एजेस म्यूचुअली डिसजॉइंट हो गए क्योंकि इस एज के 2 एंड पॉइंट से V0 V1, इस एज के 2 एंड पॉइंट से V2 V4, दोनों अलग अलग, सारे अलग अलग है, राइट। तो ऐसी एजेस को हम बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट एजेस।
तो मैचिंग क्या होता है? सो मैचिंग इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ एज सेट इन विच वी हैव टू कंसिडर म्यूचुअली डिसजॉइंट एजेस. नाउ अगेन क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे? मिनिमम मैचिंग या मैक्सिमम मैचिंग. ओके, सो आप सिंपली देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है उसमें अगर हम एक सिंगल एज को ले लेते हैं तो वो भी हमारा मैचिंग बन जाएगा. तो इसका मतलब ऑब्वियसली मिनिमम मैचिंग फाइंड करना काफ़ी ईजी है. तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना होता है? हमें फाइंड करना पड़ता है मैक्सिमम मैचिंग, कि हम कितने ज़्यादा एजेस के यूज़ करते हुए एक मैचिंग बना सकते हैं. सो इस प्रॉब्लम को हम लोग इसका ग्रुप जो अच्छा लोकेशन होगा हमारे जो क्लासरूम प्रॉब्लम था उसका एक अच्छा लोकेशन बनेगा ये वाला मैचिंग. एक मैचिंग जिसमें हमने एक एज जो V0 और V2 को कनेक्ट करती है, V1 V3 को कनेक्ट करती है, V4 V5 को कनेक्ट करती है. तो ये मैचिंग जो हो गई, ये मैचिंग सारे वर्टेक्सेस को कवर कर रही है, कोई भी वर्टेक्स छूट नहीं रहा है इस मैचिंग के थ्रू. तो ऐसी जो मैचिंग होती है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग. सो परफेक्ट मैचिंग मीन्स पहली चीज़ तो मैचिंग होना चाहिए. मैचिंग मीन्स सबसेट ऑफ एच सेट होना चाहिए और म्यूचुअली डिसजॉइंट होना चाहिए. और परफेक्ट मैचिंग मीन्स सारे वर्टाइसेस को कवर करनी चाहिए. तो ऐसी मैचिंग को हम बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग. और मैक्सिमल मैचिंग किसको बोलता है? तो मैक्सिमल मैचिंग एक ऐसी मैचिंग होती है जिसे हम और बढ़ा नहीं सकते. और बढ़ा नहीं सकते का मतलब, फॉर एग्जांपल हमने पहली वाली जो मैचिंग देखी, ये वाली मैचिंग जिसमें हमने इन दोनों एजेस को लिया था, V0 और V1 को और V2 और V4 को. तो अगर हम ये मैचिंग लेते हैं तो इसमें हम कोई भी दूसरा एज और ऐड नहीं कर सकते हैं. मतलब इस पर्टिकुलर सबसेट को हम और बढ़ा नहीं सकते. कैसे नहीं बढ़ा सकते? तो अगर आप ये वाला एज अगर हम मैचिंग में कंसिडर करेंगे तो ये जो है ये इस एज के साथ में वर्टेक्स V0 शेयर कर रहा है तो ये उसमें नहीं आ सकता. ये वाला एज भी नहीं आ सकता हमारे मैचिंग के सबसेट में. ये वाला एज भी नहीं आ सकता. सिमिलरली ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता. तो इसका मतलब ऐसी मैचिंग जिसे हम और ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, वो मैचिंग जो है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमल मैचिंग. और परफेक्ट मैचिंग जो होता है वो ऐसा मैचिंग होता है जो सारे वर्टेक्स को कवर करे. इसका मतलब अगर हमारा ग्राफ है तो उसका हर एक वर्टेक्स कम से कम एक एज का पार्ट हो और वो एज हमारे मैचिंग का एलिमेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग. जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे हर एक वर्टेक्स जो है वो किसी ना किसी एज का एंड पॉइंट है और वो एज हमारे पास हमारे मैचिंग का पार्ट है. ओके, जैसे हमने इन तीनों एजेस को लेके अगर मैचिंग बनाई तो उसमें हर एक वर्टेक्स जो है वो कवर हो रहा है. ऐसी मैचिंग को बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग. अब हर ग्राफ में परफेक्ट मैचिंग का होना ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर इससे पहले जब हमने एक ग्राफ कंसिडर किया, सपोज कीजिए आपका ये ग्राफ है, V0 V1 V2 V3 V4 V5, राइट. तो सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ है जी, और इसमें हम परफेक्ट मैचिंग नहीं ढूंढ सकते. क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि इसमें अगर आप मैचिंग लेते हो और उसमें कोई भी एज लेते हो तो वो एज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही वर्टेक्स को कवर कर पाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला एज लिया तो ये एज जो है वो V4 और V0 को कवर कर लेगा बट बाकी के वर्टेक्स को कवर नहीं कर पाएगा. और अब हम और कोई दूसरा एज भी हमारे मैचिंग में नहीं ले सकते. ये भी नहीं ले सकते बिकॉज फिर कॉमन पॉइंट शेयर हो जाएंगे. आई मीन वो म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं रहेंगे. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ग्राफ में हमें परफेक्ट मैचिंग मिले ही मिले. कुछ ग्राफ होते हैं जिसमें परफेक्ट मैचिंग मिल सकती है, कुछ ग्राफ होते हैं जिसमें परफेक्ट मैचिंग नहीं मिल सकती. इसलिए हमारा मेन फोकस होता है मैक्सिमल मैचिंग पे. मैक्सिमल मैचिंग मीन्स ऐसी मैचिंग ढूंढनी होती है जिससे हम और बड़ा नहीं कर पाए, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमल मैचिंग. ओके, सो समराइज़ करते हैं इस पूरे लेक्चर को. तो इस पूरे लेक्चर में हमने कई सारी चीज़ें देखी. सबसे पहले हमने रीचेबिलिटी के बारे में बात किया था, तो उसे हमने थोड़ा सा रिवाइज़ किया. उसके बाद हमने कलरिंग देखा कि ग्राफ कलरिंग क्या होता है. तो ग्राफ कलरिंग में हमें ग्राफ गिवन होता है, उस पे हमें एक कंस्ट्रेंट रखना होता है. कि कंस्ट्रेंट ये होता है कि अगर दो वर्टेक्सेस आपस में एक एच के थ्रू कनेक्टेड हो तो उन दोनों वर्टेक्स को हमें अलग अलग कलर का यूज़ करना होता है. और हमारा मेन क्वेश्चन ये बन जाता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम. फिर हमने देखा कि वर्टेक्स कवर क्या होता है. तो वर्टेक्स कवर अगेन सबसेट ऑफ वर्टाइसेस होता है इन सच अ वे कि जो सारी एजेस को कवर कर ले, उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स कवर. उसके बाद हमने वर्टेक्स कवर देखा, इंडिपेंडेंट सेट देखा और आखिरी में हमने मैचिंग देखा. तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये किसी ना किसी तरीके से हमें कई सारे प्रॉब्लम्स को या कई सारे सिनेरियो को हैंडल करने में हेल्प करते हैं. तो आगे भी हम इन सब के बारे में बात करेंगे. बट नाउ ग्राफ जो होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम का. तो इसका मतलब आप पहले हमारे पास एक फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उसे हम वर्टाइसेस और एजेस के थ्रू पहले ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है उसे आंसर कर पा रहा है. थैंक यू.